हेलो क्लास, मैं प्रवेश बेदी आपका फिजिक्स टीचर और आज आपके सामने एक और लेक्चर लेके आया हूँ। लेकिन आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा अलग है। आज जो लेक्चर है वो क्लास 12th का है और आज जिस चैप्टर की मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। जी हाँ, आपने सही सुना है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ये मेरा पहला लेक्चर है क्लास का, लेकिन मैं इलेक्ट्रो नाइन ऑप्टिक्स नए मॉडल स्टार्ट करते हुए आज पहला चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट ही पढ़ाने वाला हूँ। इसके पीछे एक रीजन भी है, बिकॉज ये मेरा फेवरेट चैप्टर्स में से एक आता है जो पूरा का पूरा मैथमेटिकल फॉर्म में है। जी हाँ, सच में मैथमेटिकल फॉर्म में है, बेस फॉर्मूले से भी है और इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब कुछ लगता है और भी बहुत सारी चीजें। तो चलिए अपनी कॉपी निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम बात करेंगे आज। ये क्या होती है, इसको मैं कितने पार्ट में पढ़ाऊंगा और ये कैसे यूज होता है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट इसका जो पैटर्न है वो कैसे बनेगा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होगा, फिर आती है मीन वैल्यू और इसको एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। फिर आता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आरएमएस। फिर आता है इसके अंदर फेजर डायग्राम, फिर आते हैं सर्किट्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका मेन चालू हो जाएगा जब सर्किट्स के बारे में बात करूंगा। ध्यान से देखिएगा, सर्किट्स आ गया है तो यहाँ पे अब इसका मेन खेल चालू होगा। अब इसमें कौन कौन से सर्किट होंगे तो देखते चलते हैं। सबसे पहले आता है आर ओनली। आर ओनली का मतलब है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। फिर आता है एल ओनली। एल मतलब सिर्फ और सिर्फ हम इंडक्टर की बात करेंगे। फिर आता है सी ओनली। सी में सिर्फ हम कैपेसिटर की बात करेंगे। लेकिन अब हम आगे चलते हैं इसी में। फिर इसमें कॉम्बिनेशन आता है आर एल ओनली, यानी रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर ओनली। फिर आता है आर सी ओनली, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर ओनली। फिर आता है आर एल सी ओनली। लेकिन इसको मैं आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, सबसे लास्ट में, क्योंकि इसी में एक टॉपिक और बनता है जिसका नाम बनता है एलसी ऑसिलेशन। तो इसको मैं सर्किट्स में ना रखते हुए इसको मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। फिर आता है आपका एलसीआर, सीरीज एंड पैरेलल फॉर्म में। एलसीआर सर्किट जिसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, सीरीज और पैरेलल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इसमें क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर जिसको कहते हैं पावर। पावर रेजिस्टेंस, इसमें एवरेज पावर भी आएगा और फैक्टर भी आएगा, बहुत सारी चीजें हैं। फिर इसी में आता है इसके बाद चोक क्वाइल। फिर आता है जनरेटर एंड लास्ट में आता है इसके ट्रांसफॉर्मर। इतना सारा है इस चैप्टर के अंदर। देखिए फिर से बता दूं, इंट्रोडक्शन अभी दूंगा, मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू बताऊंगा, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, फेजर डायग्राम क्या होता है, सर्किट क्या होता है आर एल सी ओनली, इसका कॉम्बिनेशन आर एल आर सी। एल सी ओनली को मैंने आपसे जानबूझ के कहा कि बाद में बताऊं क्योंकि इसमें एक वर्ड आता है एलसी ऑसिलेशन, वो। इसके बाद एलसीआर सीरीज एंड पैरेलल सर्किट कैसे बनता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होती है, पावर क्या होती है, चोक कॉइल क्या होती है, जनरेटर क्या होता है एंड ट्रांसफर क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स आपको इस पर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके चालू करते हैं। मैं आपको बता दूं मैं आज आपको कहां तक पढ़ाने वाला हूं। मैं आज आपको आरसी ओनली तक पढ़ाने वाला हूं, यहां तक आपको मैं लेक्चर पढ़ाने वाला हूं। इसके पीछे रीजन है, बिकॉज इसको मैं चाहता हूं कि 2 या 3 पार्ट में मैं इसको खत्म करूं। और हाँ, पहले बता दे रहा हूं, ये लेक्चर जो है इसमें जेई के साथ में 12th के साथ साथ आपको जेई और नीट के सारे केसेस मिलेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। भले ये मैं इसको मैक्सिमम जो लेक्चर लूंगा वो लूंगा लेक्चर 4। देखिए मुझे पता है, मैं पर्टिकुलर अगर आपको बात करूंगा इसके लिए तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पीपीटी बन रही है अभी जो, और उसमें मैं बहुत छाट के क्वेश्चन निकाल रहा हूँ कि जो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो
अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। मैं आपसे बोला 4 to 5 लेक्चर, इससे ज्यादा मैं इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा, सिर्फ 4 to 5 लेक्चर लूंगा जिसमें आपका पूरा ऑल्टरनेटिंग खत्म हो जाएगा। ओके, जेई और नीट के हिसाब से बहुत बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, जिसको मैथ्स आ रहा है उनके लिए तो ये रामबाण है, और जो मैथ से डरते हैं तो शायद इनको थोड़ा सा डाउट आ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको हर एक चीज इलेबोरेट करके पढ़ाऊंगा, हर सारी चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें, चलिए। देखिए, अगर मैं करंट की बात करूं यहां पे, अगर मैं करंट की बात करूं, देखो करंट क्या होती है हमें पता है। अगर जनरली मैं आपसे पूछूं व्हाट डू मीन बाय करंट, तो करंट की आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जनरली ये तो लिखते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट यूनिट टाइम। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, ये लिखते हैं, और कुछ तो लिखते नहीं हम। सही कहा आपने, ठीक है। जनरल फॉर्मूला भी क्या लिख देते हो? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक, यूनिट क्या बनती है? कूलम पर सेकंड, जनरल में हम इसको लिखते हैं एम्पियर। ओके, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, हमें ये पता है, क्योंकि ये आपको मैं जब थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा तब मैं उसमें प्रॉपरली आपको हर चीज बता दूंगा। ओके, या बता चुका हूँ। तो अब आगे बात करते हैं इसमें हम कि कूलम पर सेकंड है, एम्पियर इसका यूनिट है, लेकिन करंट दो टाइप्स की होती है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो है वो हमारी दो टाइप की होती है। देखो, अगर मैं करंट को लिखूं यहाँ पे, तो करंट दो टाइप की होती है। एक होती है डायरेक्ट करंट, और एक होती है ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, आपको पता है ऑल्टरनेटिंग करंट किसने डिस्कवरी की थी, किसने बनाई थी? तो उनका नाम था निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट बनाई थी, और डायरेक्ट करंट पे जो काम करता है वो करते थे थॉमस अल्वा एडिसन। इसके बारे में एक बहुत अच्छी कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला के बारे में। एक्चुअली क्या था, निकोला टेस्ला वाज द एम्प्लॉय ऑफ एडिसन। ओके, उनकी कंपनी में काम करते यूएस में। तो जब उन्होंने कहा कि सर, और उसे डायरेक्ट करंट से बिजली बनती थी, तो डायरेक्ट करंट वैसे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती थी, ओके, एज कंपेयर टू ऑल्टरनेटिंग करंट। तो निकोला टेस्ला ने कहा कि मैं ऐसी मशीन बनाना चाहूंगा जिसमें लोगों को बिजली बहुत सस्ती मिले, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती मिले। तो उसने कहा ठीक है, तुम बना के दिखाओ, और मैं तुम्हें इसके 10 दिन के अंदर वो मशीन बना के दिखाओ, और मैं तुम्हें इसके 5,000 या आई डोंट $500 में भी कुछ ऐसे अमाउंट, आई डोंट नो अबाउट द अमाउंट, बट मैं वो तुम्हें दूंगा। तो निकोला टेस्ला जी लग गए अपने काम पे। अब जब टेस्ला जी लग गए, उन्होंने बना दी, तो उन्होंने ये मुकर गए। ये वैसे मुकरने वाला इंसान था, ठीक है, ये मुकर गए। इनको बहुत गुस्सा, इन्होंने इसकी जॉब छोड़ दी। लेकिन बाद में फिर उसी ऑल्टरनेटिंग को जब इन्होंने दुनिया के सामने रखा, तो पूरी दुनिया ने स्टैंडिंग ओविएशन दिया इन्हें। किसको? निकोला टेस्ला जी को। खैर, ये तो जस्ट स्मॉल स्टोरी है। हम बात कर रहे थे डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो अगर मैं ग्राफिकल बताना चाहूं करंट के फॉर्म में, तो ये होता है टाइम, ये हो जाएगा आई, और ये है इसका ग्राफ कांस्टेंट फेस में। यानी अगर करंट पर यूनिट टाइम पे, जैसे मैंने लिखा ना द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, अगर यहाँ पर ये कांस्टेंट हो रहा है हर पॉइंट हर टाइम पे, तो ये चेंज नहीं होगा। मतलब वही बात होगी ना, जैसे मोशन में हम ग्राफ पढ़ते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट फॉर्म बट द टाइम इज कंटिन्यूअसली मूविंग। ऑब्जेक्ट अपनी एक ही पोजीशन पर है, लेकिन टाइम जो कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पर भी करंट अपनी एक ही मैग्नीट्यूड पर है, चाहे वो 10 एम्पियर हो, चाहे वो 20 एम्पियर हो, चाहे कुछ भी हो, टाइम के साथ साथ वैसे मूव करेगा। जैसे एग्जांपल मैं और भी देना चाहूँ, तो आप लोग रेल से ट्रैवल करते ही होंगे, ट्रेन में, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन हो। आप देखते होंगे कि एक, अब पहले डीजल इंजन चलते थे, अब इलेक्ट्रो लोकोमोटिव चलते हैं। इलेक्ट्रो लोकोमोटिव में एक चीज लगी थी जिसको हम बोलते हैं पेंटोग्राफ। मैं थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ तो शायद आपने देखा होगा, रेल के इंजन के ऊपर कुछ ऐसे करके वायर लगा रहता है, और यहाँ पे हमारा इंजन है, और यहाँ पे वायर रहते हैं, इसको टच करते हुए जाता है। तो इसको बोला जाता है पेंटोग्राफ, इसको भी हम पेंटोग्राफ। ठीक है, ये टच होता है तो पूरी ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। और ये जो वायर है, इसमें जो वोल्टेज होता है वो होता है 25,000 वोल्ट डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट अप्लाई होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि इस तार को मत छुएं, अगर आपने गलती से छू लिया तो आप आंखें मिलेगी और कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, हड्डी भी ना मिलेगी, राख मिलेगी सीधा सीधा। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि 25,000 वोल्ट डीसी है। फिर उसी में लगा रहता है जनरेटर, वैन, ट्रांसफार्मर, बहुत चीजें लगी रहती है जिसमें ट्रेन के अंदर लोगों को बिजली मिलती रहती है। एसी चलते हैं हमारे, फैंस चलते हैं, लाइट्स चलती हैं, चार्जिंग के लिए जो भी सॉकेट्स यूज होते हैं वो चलते हैं। खैर,
तो ये ग्राफिकल फॉर्म हो गया। अब देखो अगर मैं ऑल्टरनेटिव करंट का ग्राफ बनाऊं, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्राफ कैसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है। यहां पर ये ग्राफ इस फॉर्म में होता है, इसको हम लोग साइनोसोडियल कहते हैं, बिकॉज ये मैथमेटिक्स के फॉर्म में देखा जाए तो ये साइन फंक्शन का ग्राफ भी है, इसको साइनोसोडियल कहते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, ये इस फॉर्म में रहता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव फेस फॉर्म में रहता है। जब भी कभी भी बचपन में या कहीं भी आपको करंट लगा होगा, मुझे बहुत बार लगा है, आदत होती है, तो जब वो पॉजिटिव फॉर्म में होता है तो वो आपको अट्रैक्ट करता है, जब वो नेगेटिव फॉर्म में होता है तो वो आपको छोड़ देता है, रिपल कर देता है। ठीक है, इसी वजह से जैसे यहाँ पे मेरा जो अभी मैं जहाँ पे स्टूडियो में जहाँ पे मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने ऑफिस में, तो यहाँ पे भी एसी ही है, लेकिन वो इतनी रैपिडली काम करता है, इतनी जल्दी। ये जो लाइट आपको दिख रही है फ्लक्चुएट हो रही है, ब्लिंक कर रही है, यानी यहाँ जल रही है, यहाँ बंद हो रही है, यहाँ जल रही है, यहाँ बंद हो रही है, लेकिन कैसे हो रहा है, ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, इसीलिए हमें लग रहा है कि लाइट बहुत कांस्टेंट फॉर्म में आ रही है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, लाइट ब्लिंक कर रही है यहाँ पे। खैर ये तो मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया, अभी प्रॉपरली अभी और आपको इसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसी में चलिए देखते हैं। देखिए फिजिक्स ग्राफ जब भी फिजिक्स में बनाने होते हैं तो दो ग्राफ हमेशा यूज होते हैं, जब हमें कुछ ऐसा दिखाना होता है मैग्नीट्यूड्स के बारे में, या हमें कोई चीज इंक्रीज में दिखानी है या डिक्रीज फॉर्म में दिखानी है, कर देखो तो बेसिकली कौन से ग्राफ किए जाते हैं, एक तो साइन फंक्शन का ग्राफ किया जाता है और दूसरा कॉस फंक्शन का, जिसको हम कोसाइन फंक्शन भी कहते हैं। साइन फंक्शन का ग्राफ क्यों यूज करते हैं, कोसाइन का क्यों यूज करते हैं, आज आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा। देखो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट पीक वैल्यू पहुंचा, फिर ओरिजिन से आया, फिर पीक वैल्यू पहुंचा, फिर ओरिजिन पे आया। ठीक, तो अगर एंगल के बारे में बात करें तो ओरिजिन ये बन गया 90 डिग्री, ये बना 180 डिग्री, ये बना 270 डिग्री और ये बना 360 डिग्री, यानी मैंने यहाँ पे पाई को एज अ 180 डिग्री रखा हुआ है और इसको मैंने पाई के फॉर्म में रखा है। तो देखो, और इसकी रेंज जो होती है साइन फंक्शन की वो -1 से +1 होती है, याद रखना, -1 से +1 होती है, यानी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1 और मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी +1 होगी। ठीक, तो यहां पर ये +1 बना रहा है, यानी 90 डिग्री पे +1 और 270 डिग्री में -1, 0 पाई 2 पाई पे 0, 0 पाई 2 पाई पे 0। ये तो हो गया इसका ग्राफ। अब बात करते हैं कोसाइन के ग्राफ की। तो कोसाइन का ग्राफ भी कैसा होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 90, 180, 270 एंड 360। ये देखो ये 0, फिर यहाँ पे आ गया 90, फिर यहाँ पे आ गया 180, फिर यहाँ पे आ गया 270 और यहाँ आ जाएगा 360। इसकी भी जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच होती है। तो हमें फिक्स मैग्नीट्यूड मिल रहा है ना। देखो यहाँ पर ये हो गया +1, यहाँ हो गया ये -1, फिर यहाँ पर फिर से क्या हो गया +1 हो गया। तो कहते सर टेन का क्यों नहीं बनाते, अरे भाई टेन का कैसे बनाएंगे, टेन के ग्राफ की अगर आप बात करें तो टेन टेंजेंट जिसको नॉर्मली बोला जाता है, इसका जो रेंज होता है वो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट होता है, लेकिन डायरेक्शन के लिए हमेशा हम टेन को लेते हैं। जब भी हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होगी तब हम टेन लेंगे। ठीक है, और अदरवाइज हम टेन का ग्राफ वैसे नॉर्मली मैग्नीट्यूड्स को शो करने के लिए नहीं लेते। फिर लेते देख लो, भैया टेन का ग्राफ भी दिखा दे रहा हूं आपको, ये इस फॉर्म में रहता है, ये ओरिजिन हो गई। अब देखो ये आ गया इस फॉर्म में, ये दोबारा बना देते हैं, ओरिजिन को यहां रखा मैंने, ये देखो ये ग्राफ था टेन का, फिर ऐसे लाएंगे इसको, इस ऐसे लाइन आएगी, फिर ये ग्राफ आएगा टेन का, फिर यहाँ पे भी ऐसे लाइन ले आते हैं, फिर यहाँ पे भी इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये ग्राफ आएगा टेन का। ठीक, तो ये क्या है, ये है +इनफाइनाइट और ये क्या है, ये है -इनफाइनाइट। ठीक है, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। अब देख लो कहां से आप इसको इसमें मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे, आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाएंगे ना, इसी वजह से हम टेन के ग्राफ को यूज नहीं करते। और हालांकि अगर देखा जाए तो इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसको कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन जब टेन की बात आती तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी वजह से हम जब डायरेक्शन निकालते हैं, जैसा आपको मैंने वेक्टर में पढ़ाया था, या जहां भी आपने देखा, आप अपनी 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो वहां पर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस के फॉर्म में हम डायरेक्शन के लिए टेन का यूज करते हैं। खैर अब आगे बताते हैं इसी में और क्या क्या होता है। ठीक है,
चलिए देखते हैं और क्या क्या होता है। अब देखो, अगर मैं बात करूं ग्राफ के फॉर्म में, तो इसमें देखो, इस चैप्टर के लिए मैं आपको चीज बता दूं, एक फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में बैठ रखना होगा। वो ये है, कौन सा? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पता चलेगा क्यों। देखो, जनरली हम ओम्स लॉ को क्या लिखते हैं? V इक्वल टू आई आर when the potential difference is directly proportional to the current at constant temperature. ओके, ऐसे कुछ डेफिनेशन याद की थी आपने कि V is directly proportional to I और R is exact and R will be as a constant। बोलो हाँ ना? हाँ, याद की थी। इस को दिमाग में बैठाते हुए चलना, क्योंकि यहीं पर हमारा सारा रोल प्ले होगा। ओके, अब देखते हैं, चलो आगे चल के देखते हैं क्या होता है इसमें ना। तो मैं यहाँ बात का, अब देखो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया आई, इसको हम बोलते हैं आई नॉट, फिर यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म में, और ये जा रहा है ओमेगा टी का फॉर्म में, थीटा इक्वल टू ओमेगा लाइक। तो साइन थीटा इक्वल टू एज हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? आई अपॉन आई नॉट। तो आई इक्वल टू यहाँ पर क्या बन जाएगा? आई नॉट साइन थीटा। But as we know that we can write theta as equals to omega into t, where omega denotes as a angular frequency. ओमेगा यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड इफ ओमेगा is a frequency, so we can also write in the form of 2 pi upon capital T, where 2 pi is the angle of a 360 degree and capital T is the time period। 2 pi यहाँ पर क्या है? 2 pi यहाँ पर हमारा पूरा एक पूरा वो बन रहा है ना। देखो, 0 डिग्री 90 डिग्री, 180 डिग्री 270 डिग्री, 360 डिग्री, बताया था कि नहीं? हाँ, बताया था सर आपने। तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, एक लूप होने में, यानी अगर मैं बात करूं व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन, तो अर्थ को चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 23 आवर, 23.5 घंटे अप्रोक्सीमेटली, लेकिन हम लोग उसको मान लेते हैं 24 घंटे। तो वो अर्थ का टाइम पीरियड है। ऐसे इस ग्राफ को 0 से 360 डिग्री तक एंगल में आने के लिए जितना टाइम लगेगा, यानी इस पॉइंट पे आने के लिए, तो ये क्या बनाएगा? इसका टाइम पीरियड बनाएगा। खैर, तो अब हमारा फॉर्मूला इस फॉर्म में भी आ सकता है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर, आ सकता है। ये भी हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, बट एज वी नो दैट ऑल्सो स्मॉल एफ इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड विच इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी को भी डिनोट कर रहा है, तो कैपिटल, तो स्मॉल एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? आई इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। इतने सारे फॉर्मूले आपको मिल गए, ये जनरल फॉर्म में है, ये जनरल फॉर्म में है। अब इसमें अगर हम फेज लगा दे, यानी थोड़ा सा और रैपिडली फॉर्म में चलने लगे, तो यहीं पर फॉर्मूला बन जाता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, अब देखो, ये तो था, इसको तो हमने कह दिया चलो ये ऑल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला है, ठीक। अब ऑल्टरनेट ईएमएफ की बात करें तो वो भी सेम बना आएगा। हाँ, कोई दो राय वाली बात नहीं। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात करें अगर हम, तो वो भी सेम बनाएगा। इसको ई से शो करते हैं, ओमेगा टी हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये थीटा एंगल हो गया। अब देखो, यहां पर भी हम दोबारा लिखेंगे, तो सीधे सीधे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ई इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे ई नॉट, ठीक, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ठीक, ई इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी, ठीक। ये सारी चीजें बन गई। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? ये ई एंड आई जो हैं, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे इंस्टेंटेनियस करंट या वो ईएमएफ है। ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके। और ये जो आई नॉट और एप्सिलॉन नॉट है, ये हमारा पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ, ठीक। हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारे इंडिया में देखो वोल्टेज जो आता है, यानी पोटेंशियल जो आता है, वो 210 से 230 के बीच में आता है। हमारे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की, वो 50 हर्ट्ज रहती है,
और हमारे यहाँ पे जो करंट का भी जो रेंज है वो 0 से 25 एम्पियर के बीच में आता है, इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। 0 से 25 एम्पियर के बीच में आता है, यानी जो आपके बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं लाइक माइक्रोवेव, एसी, फ्रिज, ओके, और कुछ भी कह सकते हो जो बड़े बड़े होते हैं लाइक आयरन, तो वो आप लोग ने देखा होगा 5 एम्पियर का प्लग रहता है छोटू सा, और एक 15 एम्पियर का सॉकेट रहता है बड़ा वाला जो होता है। तो इसके लिए तो मैंने आपको एक रेंज बता दी कि हमारे यहाँ पे करंट की रेंज इतनी है, वोल्टेज की रेंज इतनी होती है और फ्रीक्वेंसी इतनी होती है। क्यों? बिकॉज वी लिव इन इंडिया। बाकी कंट्रीज में अलग अलग होती है। ठीक है, अमेरिका में 180 का वोल्टेज रहता है, मे बी 150 से 180 के बीच में, और वहां पे मैक्सिमम लोग डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं, मे बी, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट बिकॉज मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन एक आइडिया आपको बता रहा हूँ। खैर, ये तो बात हो गई जनरल की। अब सबसे पहला डेरिवेशन देखते हैं जिसका नाम है मीन वैल्यू ऑफ एसी। क्या है? मीन वैल्यू ऑफ एसी और ईएमएफ। देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पे हम। मीन वैल्यू ऑफ एसी और ईएमएफ तो बता दे रहा हूं, इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है आई मीन वैल्यू ऑफ एसी और ईएमएफ, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? आई इक्वल टू 2I0/पाई, या इसको और क्या लिखते हैं? 0.637I0। ठीक है, ऐसे ही एप्सिलॉन की फॉर्मूला क्या बनता है? टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई इक्वल टू 0.637 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला दोनों का सेम है। फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस यहां पर डिनोशन अलग अलग हो जाती है। डिनोशन अलग अलग हो जाती है। ओके, तो बात करते हैं आगे। तो अब देखो, यहां पर दो साइकिल बनती, एक बनती कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल देखो मैं यहीं पे बना दे रहा हूं, ध्यान से देखना यहां पे। ये 0, 90, 180, 270, 360, इट इज डिनोटेड एज अ कंप्लीट साइकिल। ठीक है, कंप्लीट साइकिल। ठीक है, टाइम के बाद रिस्पेक्ट में बात करो तो ये बनता है T/4, T/2, 3T/4 और T। ठीक, इसको बोलते हैं कंप्लीट साइकिल। अब देखो, कंप्लीट साइकिल आ गई तो हम यहां पर इसके लिए बात करेंगे। ठीक है, जनरली हम क्या जानते हैं? Q इक्वल टू आई टी होता है। एज्यूम इट, एज्यूम क्या होता है? ये Q इक्वल टू आई टी। तो लेंगे फॉर अ स्मॉल चार्ज इट बिकम्स dQ इक्वल टू आई डी टी। dQ इक्वल टू आई डी टी, ये हमारा स्मॉल चार्ज हो जाएगा, ध्यान से देखना। ओके, स्मॉल चार्ज होगा ये। तो अब यहां पर हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? dQ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। क्या यूज करेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। व्हेन यू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, आई नॉट विल टेक एज अ कांस्टेंट आउटसाइड साइन ओमेगा dt फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। फुल साइकिल बताई थी ना, ये देखो हाफ साइकिल T/2 तक है, फुल साइकिल पूरी T तक होगी, फुल साइकिल पूरी T तक होगी, इसलिए देखो है बात समझ में आई, लाइक दिस। अब देखो,
तो यहां पर इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा Q इक्वल टू आई नॉट, साइन का क्या होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा फ्रॉम 0 टू टी। सर ये कैसे आया, मैथ वालों तो समझ जाएंगे आया, बायो वालों की दिक्कत आ जाती है अभी। बेसिकली बायो वालों के लिए दिक्कत आ जाती है। चलो मैं उनको इलेबोरेट कर दे रहा हूं ये मैंने कैसे बनाया है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे अलग पेन लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो देखो, if we have to integrate sin ax dx, its answer is minus cos ax upon a. The question is how it comes. So ax equal to t. Okay, ax equal to t. Now differentiate with respect to x. So when you differentiate with respect to x, dAx upon, wait a minute. So it means to say that d by dx. What is the value of t is here? Differentiation of ax by dx. So अब a तो बाहर आ जाएगा और dx by dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर हो जाएगा, सही बात बोली आपने। तो देखो ध्यान से, हमने ax को t माना हुआ था, तो dt by dx की वैल्यू, dt by dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a। तो a तो dx को क्या लिखोगे, dt by a। हाँ सर समझ में आ गया, dt by a बनेगा। गुड, ठीक। अब चलो थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख दूं, मैं भी दिखेगा कि नहीं, मैं थोड़ा इधर ही लाता हूँ। ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो देखो dx by a, यहाँ पर ये स्टेप चल रहा है, ऊपर चल रहा है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, अब इंटीग्रेट हमें करना है ना, तो यहाँ पर x की जगह t आएगा और dx की जगह dt by a आ जाएगा। तो 1 अपॉन a एज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। साइन t का क्या होता है, माइनस कॉस, तो 1 अपॉन a माइनस कॉस t। ओके, अब t की वैल्यू क्या ली थी, ax ली थी, तो आंसर क्या आ गया, माइनस कॉस ax बाई a। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ इट। समझ में आया इंटीग्रेशन कैसे किया? अब देखो, ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे किया आपको मैंने बता दिया। अब चलो, अब हम आगे चलते हैं इसमें, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, यानी किस टर्म में, लिमिट के टर्म में। तो देखो q इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, सीधे सीधे यहां लिख दो, फिर यहां लिखेंगे कॉस ओमेगा, अपर लिमिट है कैपिटल टी, माइनस लोअर लिमिट कितने, 0, तो कॉस ओमेगा इंटू 0। अब देखो ध्यान से, Q इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, कॉस ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, माइनस ये कॉस 0 ही रहेगा क्योंकि 0 से इंटू करा रहे हो, टी से टी कट गया। तो Q इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये आ जाएगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। ठीक है, अब यहां पर देखो Q इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा 1 माइनस 1, क्योंकि कॉस 2 पाई की वैल्यू प्लस 1 होती है और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 एग्जैक्ट फॉर्म में। तो यानी कंप्लीट साइकिल में हमारी वैल्यू क्या बनती है, 0। तो ये हमारे लिए वर्क इट नहीं है, ये हमारे लिए वर्क इट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम हाफ साइकिल निकालेंगे। तो चलो इसी बात में हम हाफ साइकिल का भी निकालते हैं। तो फॉर हाफ साइकिल, for half cycle what we use only, we just change the limit। हाफ साइकिल के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ लिमिट को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखो ध्यान से भाई, मैंने क्या लिया था, Q इक्वल टू आई टी लिया था, बोलो हाँ या ना, हाँ सर लिया था। डी क्यू इक्वल टू अगेन मैंने क्या लिखा था, आई डी टी लिखा था, हाँ सर लिखा था आपने। डी क्यू आई की जगह हमने क्या लिखा था, उसकी जनरल वैल्यू लिखी थी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, बोलो हाँ या ना, हाँ सर ये भी लिखी थी आपने, आई एग्री विद यू ना। यहाँ पर लिमिट जो रहेगी वो 0 से t by 2 रहेगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब हम लगाएंगे डी क्यू ऑफ आई नॉट को बाहर रख के, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t by 2 साइन ओमेगा टी डी टी, ये क्या बन जाएगा, Q इक्वल टू माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा, मैंने आपको बताया था। अब मैं वो सारा चीज दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। ओके, अब मैं वो सारी चीज दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको सीधे सीधे रिजल्ट दिखाते हुए चल रहा हूँ। तो माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी फ्रॉम 0 से t by 2,
फ्रॉम 0 से t/2। ओके, अब देखो ना, Q इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा। अब देखो कॉस ओमेगा कैपिटल टी की स्मॉल टी की जगह क्या आएगा, t/2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0। बोलो हाँ ना, हाँ सर आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो Q इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी बाई 2 माइनस कॉस 0 अगेन। तो ये t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, तो Q इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। तो कॉस पाई यानी -1 होता है, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू भी -1 ही बनाएगा। तो माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा -1 ऑफ -1 इट बिकम्स 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा। बोलो हाँ या ना, हाँ कर दिया। ये जनरल फॉर्म में आया, अब हम इसको इक्वेट भी करना है, जनरल फॉर्म में आया है। तो Q मीन इक्वल टू, मीन वैल्यू निकालनी तो हम इसको क्या लिखेंगे, I इंटू t/2। फॉर इंस्टेंटेनियस के लिए कह लो या आरएमएस फॉर्म के लिए कह लो तो क्या लिखेंगे, t/2। ओके, तो अब दोनों को इक्वेट कर दो। तो I इंटू t/2 इक्वल टू 2 I नॉट अपॉन ओमेगा, एज वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। बोलो हाँ या ना, हाँ सर बताया आपने। तो I इक्वल टू I इंटू t/2 2 I नॉट अपॉन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ये ऊपर से आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा, I इंटू t/2 यानी आई मीन, ये आई मीन है, ठीक है, मैं एम लगाना भूल जा रहा हूं, मैं लास्ट में लगा दूंगा। तो 2 I नॉट इंटू कैपिटल टी अपॉन 2 पाई। तो देखो t से t गया, 2 से 2 गया, तो क्या आ गया, आई मीन इक्वल टू 2 I नॉट अपॉन पाई। यही तो लाना था, बोलो हाँ या ना, हाँ सर आ गया। अब पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दो यहाँ पे, 3.14 व्हेन यू पुट इट देन आई मीन इक्वल टू क्या बन जाएगा, I mean equal to 2 I naught upon 3.14. When you divide it, you will get the value that is I mean equal to 0.637 I naught. यही तो लाना था। और सिमिलरली हमारी वैल्यू EMF की भी यही आ जाएगी, क्या, E इक्वल टू 2 E नॉट अपॉन पाई और E इक्वल टू 0.637 E नॉट। ओके, ना दैट्स द फॉर्मूला जो हमें चाहिए था। आ गया आपका, देख लीजिए एक बार आप, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, लेट्स सी इट। इसको लिख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं आरएमएस वैल्यू पे। ना अब देखो, अब बात करेंगे हम आरएमएस वैल्यू की, ध्यान से देखना। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी आरएमएस वैल्यू, ठीक है। आई आर एम, अब मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करूं तो आई आर एम एस जो आएगा यहाँ पे वो आएगा आपका आई नॉट बाय रूट 2, जिसको हम क्या लिखते हैं 0.707 आई नॉट। और अगर हम ईएमएफ के अकॉर्डिंग बात करें तो ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट बाय रूट 2 जो आएगा 0.707 ई नॉट, 0.707 ई नॉट। ये आपका वैल्यू बनाएगा, से बनाएगा
कैसे होगा ध्यान से देखते हैं। इसमें भी खतरनाक इंटीग्रेशन आता है, देखो झूठ नहीं कहूंगा आता है, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको हर इंटी को एलेबोरेट कर रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ जेई के लिए लेक्चर नहीं है, ना नीट ड्रॉपर्स के लिए, ये फुल फ्लैट लेक्चर है, जिसमें बच्चों को अगर थ्योरी में भी कंफ्यूजन हो तो वो यहाँ पे आकर देख के क्लियर कर सकते हैं, और बोर्ड फॉर्म में भी है। यानी मैं आपको यहाँ पे कोई सही बताऊं तो कोई मैं स्क्रिप्चुअल नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा नेचुरल वे है पढ़ाने का। मैं जैसे बच्चों से बात करता हूँ वैसे ही है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो रही हो, चाहे ना हो रही हो, चाहे लाइव लेक्चर चल रहा हो, एज इट इज मैं पढ़ाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, इसी में बात करते हैं ये वाले वैल्यू की कैसे आती है। तो देखो, अब हमने फॉर्मूला एक पढ़ा हुआ था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बोलो हाँ है ना? हाँ सर पढ़ा है, अब इसकी बात है, पढ़ा है तो पढ़ा है तो पढ़ा है। तो जब पढ़ा है तो आगे बात करते हैं। लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ एच डी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। स्मॉल अमाउंट में लिया है हमने, ठीक है। अब आई की जगह अगेन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर आर डी टी। क्या बना देगा, डी एच इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब देखो, अब इंटीग्रेशन जब हम करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर आर विल बी टेकन एज आउटसाइड लाइक अ कांस्टेंट, and it will be here as sin square omega t dt. Here we take full cycle, यानी full time period लेंगे from 0 से। बट अब दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत यह आ गई कि इसका तो इंटीग्रेशन होता नहीं है सीधे सीधे। हाँ सर नहीं होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे किस फॉर्म में, सॉरी ओमेगा फॉर्म में। यानी ये आपका एक तरह से पॉलिनोमियल बन रहा है, हमें इसको मोनोनोमियल बनाना है, ठीक है, सिंगल बनाना है। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अब यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ पर देखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हटाना है, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें सिंगल साइन ओमेगा है। जैसे अगर आप कह दो कि सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हटाना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं ले सकते, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कॉस का। कॉस के देखो तीन फॉर्मूले होते हैं, बेसिकली होते तो चार है पर मैं आपको तीन ही बता रहा हूँ। कॉस 2x का पहला फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाय द साइन स्क्वायर एक्स, इसका तो अब यूज है नहीं। अब देखो यहाँ पे ये आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका भी यूज नहीं क्योंकि यहाँ पे साइन है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो चलो cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये बना देगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। सीधे सीधे साइन स्क्वायर एक्स क्या बना देगा, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। अब देखो, अब इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए अगर हमें निकालना साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन, तो इसको लिखने का तरीका होगा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx। अब देखो, अब मैं इस चीज आरएसएस को लेकर चल रहा हूं पूरा आरएसएस को, तो इसको क्या लिखेंगे 1 बाय 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx बाय 2, ठीक है, कॉस 2x dx बाय 2। अब देखो ध्यान से, तो इसका तो हमें पता है 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 बाय 2 cos 2x dx। तो देखो इसका आ जाएगा x बाय 2 और इसका आएगा माइनस 1 बाय 2। अब देखो मैं cos 2x का दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले में बताया था sin x का एग्जांपल लेके कि वहां पर एक तरह से चेन लग रही थी, यहां पर भी वही दो चीज आ रही है। तो इसका आंसर बनेगा sin 2x अपॉन 2 ओनली, यानी cos का इंटीग्रेट होता है sin x होता है, तो sin 2x बाय 2। मैंने इसके आपको पहले वाले में इलेबोरेट करके दिखाया था कि sin ax का कैसे डिफरेंस इंटीग्रेशन किया गया था मैंने, ये चीज बनेगी। तो एक्चुअली में आपका आंसर इसका ये आएगा, ये आंसर बना। अब इसी को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं, को हाँ सर कर दीजिए कोई बात नहीं। बस साइन एक्स की जगह, वहां पे साइन एक्स की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, ओमेगा टी का फॉर्म में लिखना पड़ेगा। किसके क्या लिखना पड़ेगा, ओमेगा टी। तो देखो ये बनेगा h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt बाय 2।
अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखना, h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 को हम पहली बार निकाल देते हैं। एक ब्रैकेट ले लें, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू टी, क्योंकि 1 के साथ है तो 1 इंटू डी टी लिखोगे डी टी ही बनेगा, माइनस 0 से टी cos 2 ओमेगा टी डी टी। अब देखो यहां पे क्या आएगा, h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर आ जाएगा t फ्रॉम 0 टू t, यहां आएगा माइनस, इसका बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा फ्रॉम 0 से t ब्रैकेट। अब देखो h इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर इन ब्रैकेट t माइनस 0 माइनस ऑफ 1 बाई 2 ओमेगा को बाहर रख दो, अगेन यहां पर साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 0 ही आ जाएगा, सीधे सीधे की रूट का। तो ये आएगा h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2 माइनस, अब इसका अंदर इंटू करा रहा हूं मैं, तो आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 ओमेगा, यहां बना देगा साइन 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा, ओमेगा की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी माइनस साइन 0, ठीक है। h इक्वल टू आई स्क्वायर नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2 माइनस आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 ओमेगा, ये बना देगा साइन 4 पाई माइनस साइन 0। अब देखो साइन 4 पाई, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 3 पाई की वैल्यू 0, साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 ही आएगी। तो ये वाला पूरा टर्म आपका बन जाएगा 0। तो आपके पास क्या आया, h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, ये वाला टर्म हो गया 0, ठीक है। अब ये तो सकते हो साइन 4 पाई की वैल्यू 0, तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 बनेगी, तो ये आपका बन गया 0। अब देखो यहां पर मैं इसके लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूं आपको। देखो ये तो जनरल वैल्यू है, हमें मीन में चाहिए, हमें आरएमएस में चाहिए थी, तो एच आर एम एस इक्वल टू या एच, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, एच कहां चला गया, अरे आजा, एच आई स्क्वायर आर टी यानी मीन फॉर्म में, या आर मीन वैल्यू मीन स्क्वायर फॉर्म में, एम एस फॉर्म में, तो आई स्क्वायर एम एस आर इंटू टी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय 2, दोनों को इक्वल कर दो, ये कर जाएगा। तो आई स्क्वायर मीन, आई मीन स्क्वायर वैल्यू की बनेगी आई नॉट स्क्वायर बाय 2। अब जब हम रूट लेंगे, अब हम अंडर रूट लगा रहे हैं, ध्यान से देखना, तो अंडर रूट लगाते समय यही बन जाएगा आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2। ये देखो जनरल फॉर्मूला आ गया हमारा। अब रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। तो जब आप इसको पुट करोगे आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाय 1.414, तो आंसर आ जाएगा 0.707 आई नॉट। दैट्स द वैल्यू। और सिमिलरली इसकी भी वैल्यू बनी, सिमिलरली ये भी वैल्यू बनाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा फॉर्मूला। अब कहते हो सर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी बता दो, तो ईएमएफ बताने के लिए चलो अच्छा आपको मैं हिंट दे रहा हूं, लेकिन वो आपका आधा होमवर्क रहेगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हिंट दूंगा। क्या करना है, बस इसी फॉर्मूले में चेंज करना है, मैं इसी फॉर्मूले में चेंज करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले में चेंज करूंगा, वो क्या चेंज करूंगा चलो बता दे रहा हूं आपको। इसको मैं येलो मार्कर से लिख रहा हूँ, येलो इंक से लिख रहा हूँ। देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा तो आजकल आरडीटी, बस आपको वहां पर ये लिखना है, एच इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, बस और कुछ नहीं करना है। ये फॉर्मूले को करके पूरा का पूरा एज इट इज जैसे मैं चलता गया हूं, डीएच माना है वहां पर आपको डीएच भी लेना पड़ेगा। यहाँ पर आई की वैल्यू मैंने पुट की थी आई नॉट ओमेगा टी, वहां पर आपको पुट करनी पड़ेगी
ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, प्रॉपर से वही डेरिवेशन करते चलोगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बनाएगा, फिर आपको सेम यहां से दोबारा पूरा डेरिवेशन बनेगा। देखना, एक बार करके देखना, मैं तुम्हें तो बताना, कमेंट में लिखना जरूर कि सर जो आपने बात बोली थी सही थी कि नहीं। ओके, करा करो, कमेंट करा करो। ओके, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जो कमी हो वो भी बताओ, ठीक, उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। और ये रहा आपका डेरिवेशन। ओके, अब चलो, अब आगे चलते हम बात करते हैं, इसमें आता है फेजर। फेजर, फेजर क्या होता है देखते हैं ध्यान से। चलिए, फेजर क्या होता है देखते हैं ध्यान से। तो फेजर की बात करें अगर हम, देखो एक तरीके से ये फेजर डायग्राम जो होता है, ठीक है, एक तरीके से रोटेटिंग वेक्टर फॉर्म में होता है। एग्जांपल के फॉर्म में अगर हम बता दें कोई क्वांटिटी है, उसको मैं इस पॉइंट से, ए पॉइंट से अगर हम इसको रोटेटिंग फॉर्म में करा रहे हैं, उल्टा घुमा रहे हैं रोटेट, पर ये होता नहीं है एक्चुअली में। यहाँ पर बस एक तरह से हम साइनोसॉइडली परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि करंट या आपका जो वोल्टेज है वो अपने फेज से, वो अपने फॉर्म में या अपने फेज से कितना ज्यादा लैग हो रहा है या कितना ज्यादा लीड कर रहा है। ठीक है, ये जब से, ठीक, मैं आपको बताऊंगा, अभी अभी टेंशन मत लो, जब आपको मैं सर्किट बताऊंगा तब प्रॉपर समझ में आएगा। ये रहेगा आपका ओमेगा टी, यहाँ पर आप इसको थीटा फॉर्म में लिख सकते हो, और अगर मैं आपको इसके इंस्टेंट फॉर्म में बताऊं तो फाई में भी चला जाएगा। यानी कि ये एक तरीके से रोटेटिंग वेक्टर होता है, ठीक, जो कौन सी डायरेक्शन में रहता है, ये रोटेटिंग वेक्टर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस फॉर्म में रहता है ये? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर्म में रहता है ये। ओके, क्योंकि क्या है, अब यहां पर अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अगर मैं ऐसे चलूंगा, अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो क्लॉकवाइज है, लेकिन मैं तो चल ऐसे रहा हूं, तो ये हमारे लिए तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी कि नहीं बनेगी, इसी वजह से। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करता है ये, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, बेसिकली सच बता दो इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। आपको अच्छे से समझ में तब आएगा जब मैं इसमें आपको सर्किट्स बताऊंगा। और अब सर्किट्स की बारी आ चुकी है, अब सर्किट की बारी आ चुकी है। तो सबसे पहला सर्किट जो आता है उसका नाम है रेजिस्टेंस ओनली। ठीक, ओके, रेजिस्टेंस ओनली। अब देखते हैं रेजिस्टेंस ओनली का। देखो, अगर आपको चाहिए डेफिनेशन तो बताओ, मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, बट इन अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर इट, बट इफ यू वांट डेफिनेशन देन आई विल बी राइट हियर। A diagram that a diagram that represents alternating current and EMFs of the same frequency as rotating vector with proper same phase angle, with proper phase angle. विथ प्रॉपर फेस एंगल। अब अगर इसी को, इसको अगर बोलते हैं, इसको अगर हमने डायग्राम के साथ दिखा दे तो फेजर डायग्राम बोल देंगे। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं इसी में। अब हमारा आता है सर्किट्स ओनली में, सर्किट्स, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सर्किट्स में आर ओनली। आर ओनली, आर मतलब आर डिनोट एज अ रेजिस्टेंस ओनली, रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, रेजिस्टेंस ओनली। तो देखो, अगर हम रेजिस्टेंस ओनली है तो इसका सर्किट बनाएंगे हम पहले। ये आर, ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा, ये यहाँ पे इससे इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये जो है ये सिंबल होता है, इसको बोलते हैं एसी सोर्स सिंबल। जो सिंबल आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे एसी सोर्स। क्या बोलेंगे? एसी सोर्स बोलेंगे। कौन सा सिंबल है ये? एसी सोर्स सिंबल है ये। ओके,
हाँ या ना बोल देते ना, हाँ या ना बोलने में इतनी कंजूसी होती है। ठीक है, खैर। ठीक है, तो ये हो गया आर। यहां लिखेंगे ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा आई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा, ई इक्वल टू आई आर, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर हम ई की जगह क्या लिखेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर हम बात करें तो ई नॉट अपॉन आई नॉट, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो सेम कांस्टेंट फेज पे जाएगी कि नहीं जाएगी, और आगे जा रही है। मैं कुछ अलग से थोड़ी ना कर रहा हूँ, दोनों जब सेम फेज पे हैं, अभी आपने फेजर में यही तो पढ़ा था, दोनों सेम फेज में तो क्या बनाएगी, वैल्यू सेम ही रहेगी। तो इसके लिए मैं इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करूं, इसलिए मैं ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। ये वाला ग्राफ है ई का, कितना गंदा बना रहा हूं, ठीक है, ये अच्छा है। अब देखो इसी में हम यहाँ पर आई को भी शो करेंगे, ये कुछ ऐसे उठते जाएगा। अब इसको हम डिनोशन कर दें, ये शो कर रहा है ई नॉट को, ये शो कर रहा है आई नॉट को, ये है हमारा ओमेगा टी। यहाँ पर ई और आई आ जाएगा, ये हो जाएगा ओरिजिन। तो देखो सेम पेज पर है, ग्राफ रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, मतलब सेम पेज पे उठा है और डिक्लाइन हो रहा है। कोई यहाँ हाँ, अब कहते हो सर मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, पर करंट का मैग्नीट्यूड कभी भी पोटेंशियल से ज्यादा नहीं होगा, याद रखना। ठीक, हमेशा करता है। अब अगर हम बात करें इसकी फेजर डायग्राम की, तो फेजर डायग्राम बनेगा वो इसका सीधे सीधे ऐसा बनेगा, ये इसका ग्राफ है, ये इसका उठते हुए जा रहा है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पर ये आया हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसी पे देखो सेम फ्रिक्वेंसी पर है, तो इसी पर यहाँ पर आएगा आई नॉट साइन ओमेगा, ये हमारा बन गया ओमेगा टी के फॉर्म में, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। क्यों, बस भैया दोनों सेम फेस पे है, दोनों रैपिड, दोनों एक साथ ही ग्रोन अप कर रहे हैं, इस वजह से ये सेम फेस पे आएगा और ऐसे एक ग्राफ को शो कर। ओके, अंडरस्टूड। चलो इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एल ओनली क्या होता है, फिर एल ओनली के बाद आएगा सी ओनली। ठीक, आज के लिए मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा, पहले से बता चुका हूं कि आपको सिर्फ सर्किट के हिंट दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपका आएगा एल आर, सी आर, एल सी आर, सीरीज सेल और प्लस कुछ क्वेश्चन। थर्ड लेक्चर में आपका मैं बताऊंगा एलसी ऑसिलेशन, ठीक, क्वालिटी फैक्टर, पावर, एलसी ऑसिलेशन, क्वालिटी फैक्टर, पावर प्लस क्वेश्चन, और लास्ट लेक्चर आएगा सिर्फ और सिर्फ चोक कॉइल, जनरेटर और ट्रांसफार्मर होगा, यानी 4 लेक्चर में। और अगर एक लेक्चर हुआ तो उसमें मैं आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। ओके, मैंने क्या बोला, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, बिकॉज पीपीटी बनने गई है, पीपीटी बन के आएंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे समझ में आ जाएंगे। अदरवाइज मुझे पहले यहाँ पे पूरा न्यूमेरिकल पड़ेगा, फिर मैं धीरे से कराऊंगा। ऐसे 1-1.5 घंटे में 5-5 न्यूमेरिकल होंगे कम से कम, वहां पे पूरी पीपीटी रहेगी, तो आपको एक दिन में मैं कम से कम 20 या 25 न्यूमेरिकल्स तो करा सकता हूँ। ओके, तो चलो अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे आएगा एल ऑन एल, एक से पहले मैंने देख लू लिखा क्या था, हाँ ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल ओनली। एल ओनली का मतलब है इंडक्टर ओनली, एल फॉर इंडक्टर। ये एक्चुअली वर्ड आप जो है ना, ये पढ़ोगे आप ईएमआई चैप्टर में या पढ़ोगा, ठीक है। जो लोग नए हैं या जो लोग महाराष्ट्र बोर्ड से, देखो मेरा जो लेक्चर होंगे सबके लिए सेम रहेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र बोर्ड का बच्चा या यूपी बोर्ड का बच्चा या बिहार बोर्ड का बच्चा बैठ रहा है तो सबके लिए अलग, नो, सबके लिए सेम। तो भैया महाराष्ट्र बोर्ड में क्या है कि आधा आधा लेक्चर होता है, आधा 11th का सिलेबस 11th में रहता है और आधा 12th में चला जाता है, और आधा 12th का सिलेबस 11th में आ जाता है, आधा फिर से 12th चला जाता है। मतलब अजीब ही बोर्ड है, पता नहीं, कंटेंट अच्छा नहीं देते, पैटर्न अच्छा यूज किया पर कंटेंट अच्छा नहीं दिया। I appreciate our board for those who wants to become an aspirant for the JEE and the NEET, but the content is too low. The concept is good, content अच्छा नहीं है, उस पर काम करना चाहिए। अगर मेरी बात महाराष्ट्र बोर्ड तक पहुंचे तो शायद एक बार गौर करें,
ठीक है। इंडक्टर ओनली की बात की जाए अगर, तो देखो इंडक्टर का सर्किट कैसा होता है, ऐसे ये गोल 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 गोल। ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, ऐसा ही एक एसी सोर्स बनाएंगे, यहाँ पर ये बनेगा, फिर यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पे इसको एल लिखेंगे, यहाँ पे ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे, यहाँ से आई शो होगा, यहाँ पे आई जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है। अब देखो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। ये जनरल फॉर्मूला होता है, वैसे तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाता है एप्सिलॉन माइनस एल डी आई बाई डी टी, ओके, इक्वल टू जीरो फॉर्म में, या माइनस ऑफ एल डी आई बाई, ऐसे लिख देते हैं इसको कई कई जगह पे। देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कितने। देखो एप्सिलॉन ऑफ इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, और बाद में मॉड लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले इसको पॉजिटिव मान के रखा हुआ है, कोई नेगेटिव वाली बात नहीं चल रही है। ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर हम क्या देखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी आई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल डी टी। बोलो हाँ है ना, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। तो अब देखो, नहीं लिख सकते हैं, ये गलत लिख दिया था, ये नहीं बताए थे तुम लोग एप्सिलॉन। अब यहां पर यूज होगा एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो ध्यान से, डी आई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल into dt. Now integrate on both sides. So when you integrate that, it becomes di equal to epsilon naught by L integration of sin omega t dt. तो यहां पर ये क्या बना देगा, ये I बन जाएगा, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट अपॉन L cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा। अब बार बार मत पूछना ये कैसे आया, क्योंकि आपको प्रॉपर इलेबोरेशन में दे चुका हूं। cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा बनाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है, हाँ सर बनाएगा। साथ में कांस्टेंट भी रखते हैं यहाँ पे। ओके ठीक। अब देखो ध्यान से, ये तो बन गया प्लस कांस्टेंट फॉर्म में, सी यहाँ पे कांस्टेंट है। अब देखो अगर हम बात करें इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू के फॉर्म में कि कैसे बनेगी, ठीक, तो क्या हम इसको सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं ना, आई इक्वल टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब देखो इसको अगर हमें साइन फंक्शन में चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास आई की वैल्यू है वो तो इस फॉर्म में है ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसी के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे ना कि वैल्यू लैग हो रही है कि लीड हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, इस रिस्पेक्ट में। तो भैया हमें इस रिस्पेक्ट में लाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पता है साइन कॉस ओमेगा टी क्या होता है, साइन पाई बाय, कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिखते हैं, कॉस ओमेगा टी को लिखते हैं साइन पाई माइनस थीटा। ठीक है। कॉस पाई बाय टू को क्या लिखते हैं, साइन ओमेगा, हम इसको क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू माइनस ओमेगा दिस, यहाँ पे आएगा साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी। लेकिन अब जब माइनस साइन का इंटू करा देंगे तो आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो यहां पर इस पे ध्यान देना होगा, ये लैग कर रही, करंट कितनी लैग है, 90 डिग्री से लैग कर रही है। और ग्राफ किसका बनेगा, इसका बनेगा। ग्राफ किसका बनेगा, इसका बनेगा, कॉस का, क्योंकि हमारा रिजल्टेंट क्या बनाया था, इसने कॉस बनाया था। तो यहाँ पर ये माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ये करंट लैग हो रही है कितने डिग्री से, 9 डिग्री से, 90 डिग्री एंगल से लैग कर रहा है ये। ठीक है। तो अगर मैं पीक वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करूं, लाइक अगर मैं इन दोनों को इक्वेट रखूं, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, देन द पीक वैल्यू ऑफ करंट विल बी डिनोटेड एज एप्सिलॉन नॉट अपॉन ओमेगा एल। ये होगी इसकी पीक वैल्यू। ठीक है, ये होगी इसकी पीक वैल्यू। अभी पार्टी खत्म नहीं, अभी चालू हुई है। अब देखो पहले मैं इसका बताता हूँ आपको ग्राफ कैसे बनेगा। पहले इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, फेजर डायग्राम के बारे में। तो ग्राफ की बात करें अगर, तो देखो ध्यान से, देखो एप्सिलॉन का ग्राफ हम नहीं छेड़ेंगे, एप्सिलॉन का ग्राफ हम नहीं छेड़ेंगे, हम सीधे सीधे ऐसे बता देंगे ये, यानी ये ई का ग्राफ। लेकिन जब हम बात करें आई की, तो ये क्या, माइनस कॉस ओमेगा टी। ध्यान से देखो, माइनस कॉस, तो माइनस से चालू होगा लाइक दिस। तो यहां पर लेते हैं, ये हमारा बना ई नॉट
यहां से आ जाएगा आई नॉट ओमेगा टी एप्सिलॉन और आई ओरिजिन। अब इसके फेजर डायग्राम की बात करें अगर, तो ये तो सीधे सीधे जाएगा ऐसे, ये 90 डिग्री लैग होगा इस फॉर्म में। ये क्या है ओमेगा टी, और ये क्या बनाया इसने 90 डिग्री, तो यहां पर आएगा आई, यहां पर आ जाएगा हमारा आई, और यहां आ जाएगा एप्सिलॉन। एक जगह आएगा आई और एक जगह आएगा एप्सिलॉन। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है। इसको ई नॉट लिखना तो आई नॉट के फॉर्म में लो, हो गया, ये बन गया ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। अब यहाँ पर लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब एक चीज मैं बताता हूँ, ये ओमेगा एल क्या है। इस ओमेगा एल को, चलो मैं नेक्स्ट में ही चलना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास जो पीक वैल्यू बनी थी वो क्या बनी थी, आई नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन ओमेगा एल। ध्यान से देखो, अगर मैं तुमको बताऊं तो हमने शायद एक फॉर्मूला ऐसा भी लिखा था, एप्सिलॉन नॉट अपॉन, हाँ सर लिखा था। तो यहां पर ये जो ओमेगा एल है, इसको बोलते हैं एक्सल, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक, इट बिहेव्स लाइक एज अ रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट, इन एसी सर्किट। ठीक है, तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल के साथ साथ हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई कैपिटल टी बाई एल और 2 पाई एफ एल, ये फॉर्मूला बनता है। इसकी यूनिट ओम होती है। अब तो खत्म नहीं हुई है, देखो अब हमारे पास इक्वेशन जो आई थी, देखो ध्यान से, मैंने जो ग्राफ बनाया था आपको दिखा दे रहा हूं दोबारा ग्राफ। ये ग्राफ देखो आप ध्यान से, इसमें देखो यहां पर अब यहां पर इसको लिखने का तरीका सुन लेना। यहां पर करंट लीड हो रही, करंट लैग हो रही, तो क्या लिखोगे, आई लैग्स बाय, आई लैग्स बाय 90 डिग्री, और एप्सिलॉन लीड बाय, यानी वोल्टेज लीड हो रहा है ना, वोल्टेज लीड बाय 90। देखो ध्यान से कंपेयर करो ना भाई, ये तुम्हारा इंडियन एक्सिस से ग्राफ आ गया यार, ये ऊपर है, तो ऑब्वियसली बात है कि करंट यहाँ पे लैग होगी और वोल्टेज लीड करेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद एक और आता है हमारा लास्ट, जिसका नाम है सी ओनली। इसको हम लिखेंगे सी ओनली। सी ओनली का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, कैपेसिटर ओनली। ये आ गया कैपेसिटर ओनली। ओके, कैपेसिटर ओनली की बात करेंगे तो ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा बनेगा, अगेन एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, आई जा रही है, ये सी है हमारा। अब देखो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हमने पढ़ा है, Q इक्वल टू सी वी। ये वोल्टेज है, Q यहाँ पे चार्ज है, C यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर है। तो क्या अब इसी को क्या हम Q इक्वल टू सी या एप्सिलॉन लिख लें, हाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको कैसे लिख दें, डी क्यू इक्वल टू
ठीक है। डी क्यू इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको आई डी टी लिख सकते हैं। तो आई डी टी इक्वल टू इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अब देखो आई इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशिएशन की फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे डी ऑफ साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। आ गया डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। यार अब क्यू की वैल्यू सी के बराबर है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो भैया मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ। तो डी क्यू इक्वल टू हम क्या इसको सी एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी डी टी नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं। तो भाई दोनों को इक्वेटी तो किया है मैंने, और कोई ना कुछ किया है, ये दोनों इक्वेटी तो हो रहे हैं। तो अब देखो, तो यहां पर जब हम इसको करेंगे तो ये आएगा इसका ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है, या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अब कहते सर ये कैसे आया? अब यार इतना भी मत गिराओ यार कि तुम मुझसे ये पूछो कैसे आया। चलो अच्छा बता दे रहा हूं, लेकिन ध्यान दिया करो ये चीजें। अगर मान लो तुमसे मैं बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए कॉस एक्स डी एक्स का निकालना है, तो कैसे करेंगे? आंसर आता है ए कॉस ए एक्स। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो देखो, लेट अगेन ए एक्स इक्वल टू टी। हम इसका डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, ए। बोलो हाँ या ना? आंसर आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। अब देखो, हमने एक्स को टी माना था, यानी y इक्वल टू इस फॉर्म में चल रहा है हमारा। डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालना था हमें इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। अब डिफरेंशिएशन ये आया, डी टी बाई डी एक्स हमने क्या लिखा, ए। तो लाओ, हमने ए टी माना था ना, तो y इक्वल टू अब हमारे पास क्या बनेगा, ये साइन टी। तो इसका जब डी वाई बाई डी टी निकालोगे तो ये बना देगा कॉस टी। तो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स कर दो, दोनों की वैल्यू को पुट करोगे यहाँ पे, cos t इंटू ए। तो क्या आएगा, a cos t। अब t की जगह हमने क्या लिखा था, ax, तो a cos ax। मैंने क्या किया फिर से सुन लो ध्यान से। पहले मैंने a t माना, ax को t माना, dt बाई dx निकाला, a आ गया। y को मैंने क्या लिया, sin t, dy बाई dt निकाला, cos t आया। तो dy बाई dt और dt बाई dx को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाई dx ही तो बचेगा। dy बाई dx की वैल्यू क्या बनी, a cos t। t को क्या माना था, ax। तो सिमिलरली हेयर। अब देखो, अब यहां बात करें अगर हम, तो I इक्वल टू, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी। अब देखो ये क्या है, ये फेज में, ये पॉजिटिव फेज में, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी। इसको क्या लिखोगे, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब यहां पर करंट लीड कर रही है, वहां पर लैग हो रहा था, यहां पर लीड हो रही है क्या, करंट, ठीक है। अब देखो, तो हम टी की वैल्यू अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 1 बाय ओमेगा सी इक्वल इनटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो यहां पर हमारा जो आई नॉट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी। इसको ध्यान से देख लो, ये पीक वैल्यू बनेगी। ये क्या बनेगी मेरी, पीक वैल्यू बनेगी। क्या बनेगी, पीक वैल्यू बनेगी। इसको क्या बनाएंगे, पीक वैल्यू बनाएंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास पीक वैल्यू क्या बनी, आई नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 1 बाय ओमेगा सी, ठीक। अब यहां पर भी देखो सिमिलरिटी देखो, तो शायद हमने कुछ ऐसा लिखा था, हाँ लिखा था सर। तो यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहां पर ये जो होगा ओमेगा सी, इसको लिखेंगे एक्सी। एक्सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, जिसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, एक्सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी यूनिट भी ओम होती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू सी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन पाई एफ सी,
ठीक है, ये भी क्या है, इट बिहेव्स एज अ रेजिस्टेंस। ठीक, अब ग्राफ की बात की जाए अगर, तो इसका तो ऐसे का ये बनेगा हमारा एप्सिलॉन, और अगर हम आई बनाए इसका तो आई ऐसे आएगा। तो ये बनेगी इसकी पीक वैल्यू ई नॉट, इसकी पीक वैल्यू आई नॉट, यहां पर एप्सिलॉन, यहां पर आई, ये ओमेगा टी, ये ओरिजिन। अब बात करें अगर हम इसके फेजर डायग्राम की, तो फेजर डायग्राम कुछ ऐसा जाएगा। ये बना ओमेगा टी, इसको दोबारा बनाते हैं। ये 90 डिग्री, आई नॉट, एप्सिलॉन नॉट, वाई ओरिजिन एक्स एक्सिस, और ये आ गया ओमेगा टी। देखो यहां पर क्या है, यहां पर करंट लीड्स बाय 90 डिग्री एंड एप्सिलॉन लैग्स बाय, यानी लैग बिहाइंड, लैग्स बाय 90 डिग्री। ये बन गया आपका पूरा प्रॉपर, ये हो गया इसका। देखो मैंने आपको सारी चीजें बताई, यहां पर करंट लीड हो रही है, रेजिस्टेंस में सब कांस्टेंट चलेगा, इंडक्टर में करंट लैग होगी, ईएमएफ लीड करेगा, कैपेसिटर में करंट लीड करेगी, और वोल्टेज लैग होगा। देखो सारे आपके सर्किट्स बता दिए मैंने। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा वो कॉम्बिनेशन का ही आएगा, जिसपे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, और वो मैं कराऊंगा चाहे भले मुझे बोर्ड पे लिखने पड़े, पर पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स के लिए मुझे पीपीटी के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। मैं चाहता हूँ प्लीज इस लेक्चर को आप जितना हो सके फैलाएं। सबसे मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको सारे लेक्चर मेरे यूट्यूब पे फ्री मिलेंगे, और जब तक मैं पढ़ाऊंगा आई थिंक दैट शायद मैं कभी चाहूँ करूँ इस चीज के लिए, और ओके, बट प्लीज बहुत मेहनत लगती है, प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और हो सके ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, क्योंकि मैंने प्रॉपरली आपको सारी चीज बताई है, कोई इसमें मैंने कोई कट नहीं की है। अगर कुछ होगा तो मैं उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर कवर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।